Hello everyone. I will show you how to see compatibility of relations and bonds between people. So this is a male chart, Lagna Kundli of boy and Lagna Kundli of girl. अब इस मेल ने इस फीमेल के आगे शादी का प्रपोजल रखा। इन जनरल हमें एक चीज पता है कि एक का सेवंथ हाउस, एक के सेवंथ हाउस सप्तम भाव सप्तमेश से जुड़े हुए प्लैनेट्स एक के स्पाउस की क्वालिटीज को शो करने वाले प्लैनेट्स दूसरे के लगन से लिंक्ड होने चाहिए। जो प्लैनेट्स एक के सप्तम भाव से जुड़े हुए हैं, जो स्पाउस की क्वालिटीज को दिखा रहे हैं कुंडली में, वो दूसरे की लगन में लगन लग्नेश से जुड़े होने चाहिए। वो दूसरे इंसान की पर्सनैलिटी में प्रोमिनेंटली दिखने चाहिए। सो दिस इज मेल चार्ट। इसमें सप्तम भाव में आया चंद्रमा और वर्गो राशि, और सप्तमेश गया मर्क्यूरी सन एंड केतु के साथ इन एरीज। लड़के की सप्तम भाव में है चंद्रमा, और लड़की के चार्ट में चंद्रमा प्रोमिनेंट होना चाहिए। तो लड़की की कुंडली में चंद्रमा है आत्मा कारक और वर्गोत्तम होकर बैठा है सैजिटेरियस साइन में। दिस इज नवमाश ऑफ गर्ल। चंद्रमा सैजिटेरियस में आत्मा कारक है, वर्गोत्तम होकर बैठा है। कितना प्रोमिनेंट मून है लड़की के कुंडली में, उसकी पर्सनैलिटी चंद्रमा से इन्फ्लुएंस्ड रहेगी लड़की की। और लड़के के सेवंथ हाउस में चंद्रमा है, ठीक। और लड़के का सप्तमेश सन और केतु के साथ है एरीज में। सो एरीज साइन और सन केतु भी प्रोमिनेंट होना चाहिए लड़की की कुंडली में, उसकी पर्सनैलिटी में। सो लड़की का लगन और लग्नेश, लगन पर केतु का सन का कोई खास असर नहीं है, और लग्नेश पर भी केतु का सन का खास असर नहीं है। और एरीज साइन भी कोई प्रोमिनेंट नहीं है। इवन नवमाश में एरीज साइन लड़की की खुद की पर्सनैलिटी में प्रोमिनेंट नहीं है। ना ही केतु और सन। सो उस हिसाब से सिर्फ चंद्रमा सेवंथ हाउस में है और लड़की का प्रोमिनेंट मून है। एंड लड़के की कुंडली में नवमाश का नवमाश में सेवंथ हाउस में शनि, और सेवंथ लॉर्ड वीनस आ गया जेमिनाई में। पॉइंट नंबर टू, नवमाश का सेवंथ लॉर्ड वीनस जेमिनाई में है और सेवंथ हाउस में है शनि। तो जेमिनाई और सैटर्न ये लड़की की कुंडली में प्रोमिनेंट होने चाहिए। वी कैन सी हियर लड़की की कुंडली में सेवंथ हाउस में टॉरस का शनि है, और लड़की की नवमाश कुंडली में लगन में ही टॉरस का शनि है, ठीक। नाउ थर्ड पॉइंट, सप्तमेश और फीमेल का कारक, वाइफ का कारक वीनस, दोनों ही जेमिनाई साइन में है। तो लड़की की कुंडली में जेमिनाई साइन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट होना चाहिए। जेमिनाई साइन मर्क्यूरी, वायु तत्व, या फिर थर्ड हाउस, इनमें से कोई बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होना चाहिए। बिकॉज नवमांश में लड़के के सेवंथ लॉर्ड और वाइफ का कारक शुक्र, ये गया जेमिनाई में। तो जेमिनाई साइन मरकरी या थर्ड हाउस बहुत प्रोमिनेंट दिखना चाहिए लड़की की कुंडली में, उसकी पर्सनैलिटी में। जो हमें दिख रहा है कि यहां पर नहीं है। मरकरी इस चार्ट में, लड़की के चार्ट में मरकरी कंबस्ट है। सन और मरकरी
करीब 1 या 2 डिग्री के डिफरेंस पर बैठे हैं। तो मरकरी वीक है, जल तत्व की राशि में, स्कॉर्पियो में, एनिमी साइन में, और कंबस्ट भी है। सो मरकरी प्रोमिनेंट नहीं है, ना थर्ड हाउस प्रोमिनेंट है, और ना ही जेमिनाई साइन कोई खास प्रोमिनेंट है लड़की के चार्ट में। ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट, चंद्रमा हमने देखा, सेवंथ हाउस में चंद्रमा है, और लड़की की कुंडली में चंद्रमा बहुत प्रोमिनेंट है, आत्मा कारक है, और वर्गोत्तम होकर बैठे हैं। लड़की की पर्सनैलिटी को ही रूल कर रहा है। तो सेकंड पॉइंट, लड़के की नवमांश कुंडली का सेवंथ हाउस, उसमें टॉरस का शनि है, और लड़की के नवमांश कुंडली का फर्स्ट हाउस, उसका लगन, उसमें टॉरस का शनि है। ये भी मैच कर रहा है। थर्ड पॉइंट, सप्तमेश और वाइफ का कारक शुक्र, वो जेमिनाई में गया। तो जेमिनाई साइन, मरकरी या थर्ड हाउस बहुत प्रोमिनेंट होना चाहिए था लड़की की कुंडली में, जो थर्ड पॉइंट इसमें अप्लाई नहीं हुआ। पहला और दूसरा पॉइंट अप्लाई हुआ। अब हम दूसरी तरफ से चेक करते हैं, लड़की का सेवंथ हाउस और लड़के का लगन। अब आप देखें, लड़की का सप्तमेश सेवंथ हाउस में है, चंद्रमा की राशि। तो लड़के की पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं लगन पे चंद्रमा का असर आना चाहिए। ठीक। तो चंद्रमा देख रहा है लगन पे, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, बट स्टिल चंद्रमा लगन पे देख रहा है, और लड़की के सेवंथ हाउस में कैंसर है, और सप्तमेश गया लड़की का सेजिटेरियस में। ठीक। हस्बैंड का कारक मंगल भी गया सेजिटेरियस में, लड़की का दर कारक है मंगल, वो भी गया सेजिटेरियस में। रिलेशनशिप का कारक शुक्र भी गया सेजिटेरियस में। ठीक। तो हमें दिख रहा है कि सेजिटेरियस लड़के की कुंडली में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होना चाहिए, बिकॉज सप्तमेश दर कारक, हस्बैंड का कारक, और शादी का कारक सभी सेजिटेरियस में ही बैठे हैं एक साथ। तो लड़की की कुंडली में सेजिटेरियस बहुत प्रोमिनेंट होना चाहिए, विच वी कैन सी। कोई खास प्रोमिनेंट सेजिटेरियस नहीं है लड़के की कुंडली में। सेकंड पॉइंट, यहाँ 12वें घर का और 11वें घर का एक्सचेंज है। 11वें घर का स्वामी मंगल बैठा है 12वें घर में सेजिटेरियस में, और 12वें घर का स्वामी बृहस्पति बैठा है 11वें घर में स्कॉर्पियो में। एक्सचेंज जो होता है सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है। तो एनर्जी मिक्स हो रही है, तो हम कहेंगे सप्तमेश में स्कॉर्पियो वाली एनर्जी भी आ रही है, बिकॉज ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज में क्या होता है, सभी जितनी भी चीजें एक्सचेंज में इन्वॉल्व होती हैं, सभी एनर्जीज आपस में स्ट्रांगली मिक्स हो जाती हैं। सो सप्तमेश सेजिटेरियस में, और साथ में उसके स्कॉर्पियो की स्ट्रॉन्ग एनर्जी भी लिंक्ड है। तो सप्तमेश का सप्तम भाव पर स्कॉर्पियो का असर आएगा, बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ जुपिटर एंड मार्स। अब हम देखें सप्तम भाव पे स्कॉर्पियो का असर है, तो लड़के की लगन का, लड़के के लगन का, लग्नेश का स्कॉर्पियो से लिंक होना चाहिए। हियर वी कैन सी स्कॉर्पियो से लिंक है। ठीक। और सप्तमेश जुपिटर की मूल त्रिकोण साइन में गया, लड़के का लग्नेश भी बृहस्पति है, और स्कॉर्पियो में बैठा है लग्नेश। तो ये पॉइंट प्रॉपरली मैच कर रहा है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। लड़की का सप्तमेश स्कॉर्पियो से और जुपिटर से लिंक्ड है, लड़के का लग्नेश लगन जुपिटर से और स्कॉर्पियो से लिंक्ड है। एंड सप्तम भाव का स्वामी लड़की का
उसके साथ मंगल और शुक्र हैं, तो मंगल और शुक्र का असर लड़के के लगन पर या पर्सनैलिटी पर प्रोमिनेंटली होना चाहिए था, विच वी कैन सी मंगल इसका जनरली वीक है, और शुक्र का भी कोई खास असर नहीं आएगा लगन पर या लग्नेश पर लड़के के। सो ओनली वन पॉइंट इज वर्किंग स्ट्रांगली, लड़की का सप्तमेश, उसके साथ जुपिटर का और स्कॉर्पियो का लिंक, जो लड़के के लगन के, लड़की का सप्तमेश उसका जुपिटर और स्कॉर्पियो से लिंक, लड़के का लगन उसका जुपिटर और स्कॉर्पियो से लिंक। अब हम नवमांश में चेक करते हैं। लड़की का सप्तमेश है मंगल, जो एरीज में है केतु के साथ, और लड़के मतलब लड़की की कुंडली में केतु और एरीज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। नाउ सी, लड़के की कुंडली में एरीज में दो प्लैनेट्स सन और मर्क्यूरी स्ट्रांगली बैठे हैं वर्गोत्तम होकर। एरीज में दोनों प्लैनेट्स वर्गोत्तम है, मरकरी कंबस्ट है सन के साथ, सन मरकरी आर कंजंक्ट एंड वर्गोत्तम इन एरीज साइन इन मेल चार्ट। सो ये दूसरा पॉइंट है आफ्टर सेजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो, एरीज साइन का प्रोमिनेंट होना लड़की के चार्ट में, जो हमने लड़की के चार्ट के नवमाश कुंडली के सेवंथ हाउस से देखा था। लड़की का सेवंथ लॉर्ड गया एरीज में विद केतु। सो हमने देखा कि लड़की का सेवंथ हाउस और लड़के का लगन दो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के साथ कनेक्टेड है। लड़की का सेवंथ हाउस और लड़के का लगन। सेकेंडली, हमने देखे लड़के का सेवंथ हाउस और लड़की का लगन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सप्तमेश जेमिनाई में गया, शादी का कारक जेमिनाई में गया, फीमेल का मतलब वाइफ का कारक जेमिनाई में गया, तो लड़की की कुंडली में मरकरी बहुत प्रोमिनेंट होना चाहिए था, जो कि नहीं है। दूसरी चीज, चंद्रमा लड़की की कुंडली में बहुत प्रोमिनेंट है उसकी पर्सनैलिटी में, और लड़की की कुंडली में सेवंथ हाउस में स्ट्रॉन्ग मून होना चाहिए था, इतना स्ट्रॉन्ग चंद्रमा नहीं है। बैठा है सेवंथ हाउस में चंद्रमा, लड़की की पर्सनैलिटी को गवर्न कर है उसकी चार्ट में। लड़के का सेवंथ हाउस का चंद्रमा लड़की की पर्सनैलिटी को गवर्न कर रहा है उसके चार्ट में वर्गोत्तम आत्मा कारक होकर। इट्स अ पॉइंट, सिंगल स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमें मिला यहां से, और यहां से दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिले। लड़के का सेवंथ हाउस लड़की की पर्सनैलिटी या लगन से कनेक्टेड है, ये वीक पॉइंट मिला हमें। यहाँ पे दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिले। ठीक, अब हमने देखा लड़के का लगन लड़की के सेवंथ हाउस से उसके स्पाउस की क्वालिटीज से मैच कर रहा है, बहुत स्ट्रांगली मैच कर रहा है एज कंपेयर टू वाइस वर्सा। लड़के का लगन, अब एक बात, एक पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत रेयर पॉइंट है। लड़के का लगन मैच कर रहा है लड़की के सेवंथ हाउस या स्पाउस की क्वालिटीज से, मतलब लड़के की पर्सनैलिटी मैच करी है लड़की के स्पाउस की क्वालिटीज से। ठीक, अब इस केस में क्या होता है, ऐसे केसेस में क्या होता है, जब एक की पर्सनैलिटी, एक का लगन दूसरे की सेवंथ हाउस से उसके स्पाउस की क्वालिटीज से मैच करे, तो ऐसे में अट्रैक्शन होती है इस तरफ से।
जिसका लगन मैच करता है वो इंसान अट्रैक्ट होगा दूसरे इंसान के, जिसके सेवंथ हाउस में, दूसरे इंसान का जिसके साथ उसका सेवंथ हाउस मैच कर रहा है उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, लड़का लड़की की तरफ ये अट्रैक्ट होगा। तो प्रपोजल लड़के ने रखा, क्योंकि हमने देखा लड़के के लगन से, उसकी पर्सनैलिटी से, उसके प्रोमिनेंट एनर्जीज से लड़की के स्पाउस की क्वालिटीज बहुत स्ट्रांगली मैच कर रही है। दो स्ट्रांग पॉइंट्स हमें मिले, लेकिन लड़के के सेवंथ हाउस से लड़की की पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांगली मैच करती हुई हमें नहीं दिखी। सो लड़के का लगन लड़की की पर्सनैलिटी स्ट्रांगली मैच कर रहा है लड़की के सेवंथ हाउस से, उसकी स्पाउस की क्वालिटीज से। सो ऐसे केस में अट्रैक्शन होता है, यहां से लड़का अट्रैक्ट होगा लड़की की तरफ, मेल अट्रैक्ट होगा फीमेल की तरफ, जिसका लगन मैच कर रहा है वो अट्रैक्ट होगा उसकी तरफ जिसका सेवंथ हाउस से मैच कर रहा है। इसके सेवंथ हाउस से उसका लगन मैच कर रहा है, सो फीमेल मेल की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी ऐसे केस में। अगर ये ऑपोजिट होता, लड़के का सेवंथ हाउस लड़की के लगन से स्ट्रांगली मैच कर रहा होता, तो दूसरी तरफ से अट्रैक्शन होती, फिर लड़की शादी का प्रपोजल लेके आती। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रांग पॉइंट, जिसका लगन मैच करे वो अट्रैक्ट होता है, जिसके सेवंथ हाउस से, जिसके स्पाउस की क्वालिटीज से मैच करे उसकी तरफ। दिस इज अबाउट रिलेशनशिप, कि कैसे रिलेशंस अट्रैक्ट करते हैं और किस तरफ से अट्रैक्ट करते हैं, जो एक मेजर पॉइंट है और बहुत कम डिस्कस किया गया पॉइंट है। प्रैक्टिकल वे में आप देखेंगे कि आप अपने चार्ट पर, अपने आसपास वालों के, अपने फ्रेंड्स के चार्ट पर ये लगा के देखिए, आपको दिख रहा है कि एक का लगन दूसरे के सेवंथ हाउस से मैच कर रहा है, तो जिसका लगन मैच कर रहा है वो अट्रैक्ट होगा, जिसका सेवंथ हाउस से मैच कर रहा है वो अट्रैक्ट नहीं होगा। अब हम दूसरा केस देखते हैं। ये केस है एक सन और फादर का। हमने रिलेशन दूसरा किया, अब हम रिलेशन करते हैं फादर और सन का। इनके बीच का बॉन्ड कैसा रहेगा? सन के केस में इसका सूर्य वीक है। अब आप देखें, लड़के का, इस बेटे का सूर्य वीक है, सन का सूर्य वीक है, एरी साइन में है, एक्वेरियस में है, और नवमांश में भी एरी साइन, लिब्रा में, वायु तत्व की राशि में है नीच का, लड़के की कुंडली में। लिब्रा में है सन, लड़के की कुंडली में नवमांश में, और यहां पर भी वायु तत्व की राशि में है, तो इसमें सन वीक है। और फादर की कुंडली में आप देखें, सन है उच्च का, और नवमांश में भी फादर की कुंडली में सन स्ट्रॉन्ग है। ठीक, अब हमने देखा कि सन बेटे की कुंडली में बहुत ज्यादा वीक है, काफी ज्यादा वीक है, वायु तत्व की राशियों में नीच का भी हो रहा है नवमांश में, और फादर की कुंडली में सन उच्च का है, और नवमांश में भी बहुत अच्छा बैठा हुआ है। अब ऐसे में क्या होगा? दोनों के बीच में थोड़ी सी एक कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। फादर कहेगा, फादर सन से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो ये काम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि फादर ने सन की एनर्जी को पहले से एक्सपीरियंस किया हुआ है, फादर डेली रूटीन में सन की एनर्जी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हमारी लाइफ में ना, हर प्लेनेट को एक एरिया मिला हुआ है। हम अपनी लाइफ को 9 एरियाज में डिवाइड कर देते हैं, हर प्लेनेट को एक एरिया मिला हुआ है। जब कोई प्लेनेट वीक होता है तो वो एरिया वीक पड़ जाता है। ठीक, वो एरिया सही से काम नहीं करता, या वो लेट काम करता है, जल्दी टाइम पर वर्क नहीं करेगा। सो फादर का सन बहुत अच्छा है,
ठीक, फादर उस एनर्जी को रोज लेके चलते हैं, एंजॉय करते हैं। ठीक, लेकिन बेटे का सन बहुत ज्यादा वीक है। ऐसे में क्या होगा, फादर बेटे से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो डिसिप्लिन, जो सन का डिसिप्लिन होता है, रूटीन वर्क होता है, फादर बेटे से एक्सपेक्ट करेंगे। ऐसे में क्या होगा, बेटा उस चीज को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसने सन की एनर्जी को एक्सपीरियंस नहीं किया। उसने सन की एनर्जी को अलग वे में एक्सपीरियंस किया है। सन वीक है, उसको पहले 2-3 घंटे तो लगेंगे सन की एनर्जी गैदर करने में, अपना माइंडसेट बनाने में, अपने अंदर वो एनर्जी लाने में, ताकि वो डिसिप्लिन में या रूटीन को फॉलो कर सके, काम कर सके। बट फादर को तो वो एनर्जी एफर्टलेसली मिल रही है ऊपर से, तो फादर को लगेगा कि सन को भी मिल रही है, उसके बेटे को भी मिल रही है, तो वो उससे वो एक्सपेक्ट करेंगे। ऐसे में क्या होगा, एक कन्फ्लिक्ट आता है घर में, एक कन्फ्लिक्ट आ जाता है जब सेम प्लेनेट, एक दो लोगों का जो साथ में रह रहे हैं, बिल्कुल ऑपोजिट नेचर का बैठ जाए। क्योंकि एक को पता है कि मेरे पास वो चीज है नहीं, ठीक, उसको ये भी नहीं पता कि उसके पास क्या चीज नहीं है, क्योंकि उसके पास वो नहीं है, उसको नहीं मिली शुरू से, उसने एक्सपीरियंस नहीं की। लेकिन फादर को दिख रहा है कि फादर के पास है, उनको लग रहा है कि उसके पास भी है, लेकिन वो यूज नहीं कर रहा। तो फादर की नेचर इसमें क्या रहेगी, डिसिप्लिन वाली, रूटीन वर्क वाली, सुबह टाइम पे उठना, सब काम करना। ठीक, सन उचका है, सन डिसिप्लिन देता है, इंसान टाइम पर उठता है, सब काम करता है, एक्सपेक्ट करते हैं कि सब काम हो, मेरे आसपास वाले लोग भी टाइम पर उठ के सारे काम करें, ठीक, एनर्जी के साथ काम करें। अब बेटे का सन वीक है, उसके अंदर एनर्जी नहीं आएगी, उसको माइंडसेट बनाने में अपना, उसको खुद को मेंटली प्रिपेयर करने में ही थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ घंटे या आधा दिन एक्स्ट्रा चाहिए। फादर एक्सपेक्ट करेंगे कि तू वर्क क्यों नहीं कर रहा, यू आर नॉट वर्किंग। फादर एक्सपेक्ट करेंगे कि बेटा वर्क नहीं कर रहा, जरूरत जितना वर्क नहीं कर रहा। ठीक, ऐसे में कंफ्लिक्ट रहेगा। नाउ लिसन टू अ पॉइंट वेरी केयरफुली। जब भी किसी का सूर्य, ठीक, जब भी किसी नेटिव का सूर्य लगन कुंडली और नवमाश कुंडली दोनों में वायु तत्व की राशियों में आ जाए, और दोनों में से किसी एक में नीच का हो जाए, लिब्रा में आ जाए, और दूसरी कुंडली में 3 या 11 राशि में आ जाए, मतलब दोनों कुंडलियों में ही वायु तत्व की राशि में आए, और किसी एक में नीच का भी हो जाए, लिब्रा में चला जाए, 3 7 11 वायु तत्व की राशियां हैं, एयर एलिमेंट। तो ऐसे में क्या होता है, उस नेटिव के फादर को लगता है कि वो नेटिव जितना कर सकता है उतना परफॉर्म नहीं कर रहा, और इस चक्कर में उसके फादर उसको जरूरत से ज्यादा टोक देते हैं। तो अगर आप कोई ऐसी कुंडली देखें, तो आप कहें, फादर को समझाएं कि जितना आपको लग रहा है, इतना हिज, इतना वो नेटिव, मतलब फादर का बेटा, एक्सपेक्टेशन से बिलो वर्क नहीं कर रहा। क्योंकि वायु तत्व का सन फादर के दिमाग में ये इमेज क्रिएट करता है, हर केस में हमेशा करता है। D1 और D9 में वायु तत्व का सन आ जाए, वो फादर के दिमाग में एक इमेज क्रिएट करेगा कि उनका बेटा प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, डिसिप्लिन में नहीं है। ठीक, जो इमेज मैक्सिमम केसेस में, 99.9% केस में फॉल्स इमेज होती है, लेकिन फादर उसके बाद बच्चे को टोकना शुरू करते हैं, जिसके कारण बच्चे की मेंटल और इमोशनल ग्रोथ पर सीरियस असर पड़ता है। सेकंड पॉइंट इज, कभी किसी का आप देखें चंद्रमा राहु, मून राहु का लिंक है, मून राहु कंजंक्शन में है, या राहु कैंसर में है, आप देखें ऐसे 60 to 70% चांस होता है कि इंसान की ना, जिसकी कुंडली में चंद्रमा राहु है, उसकी अपनी किसी, अपनी फैमिली में किसी फीमेल से, खास करके बड़ी बहन और मदर से नहीं बनेगी, बिकॉज ऑफ सम थर्ड पर्सन, किसी तीसरे इंसान की इन्वॉल्वमेंट के कारण, किसी तीसरे इंसान की ओपिनियंस के, माइंडसेट के कारण
उसकी उसकी बड़ी बहन से या मदर के साथ कन्फ्लिक्ट रहेंगे, चंद्रमा राहु। तो ऐसे में एडवाइस कीजिए हमेशा कि घर के माहौल में, घर की बातों में किसी बाहर वाले की या थर्ड पर्सन की, किसी रिलेटिव की इन्वॉल्वमेंट ना हो, खास करके किसी थर्ड फीमेल की। बिकॉज राहु इज इल्यूजन, राहु कंफ्लिक्ट देगा माइंड में, चंद्रमा के साथ, मदर के साथ या बड़ी बहन के साथ। और वो कंफ्लिक्ट होता है, अननेसेसरी कंफ्लिक्ट होता है, अगर टाइम पर उसको सॉल्व कर लिया जाए। नाउ थर्ड पॉइंट इज, तीसरा पॉइंट ये है, वेयर एवर योर आत्मा कारक इज प्लेस्ड। मान लो आपका आत्मा कारक प्लेस्ड है वर्गों में, आत्मा कारक है सैटर्न, शनि आत्मा कारक है, कोई भी प्लेनेट आत्मा कारक है, वो प्लेस्ड है वर्गों में। ठीक। सो आपके जितने भी फेवर के लोग होंगे ना, जो लोग आपको सच में फायदा पहुंचाने आएंगे, वो 2 6 10 राशियों वाले होंगे, जिनकी 2 6 10 राशियां प्रोमिनेंट होंगी। ठीक। आपका दर कारक है, कैंसर में मान लीजिए दर कारक है मर्क्यूरी, जो है कैंसर में। तो 4 8 12 जल तत्व की राशि वाले जो प्रोमिनेंट लोग होंगे, खास करके 4 8 12 में जिनका लगन या चंद्र लगन पड़ेगा, वो लोग होंगे जो आपसे बेनिफिट लेने आएंगे। और 2 6 10 वाले लोग होंगे जहां पे आपका आत्मा कारक हुआ, उस एलिमेंट के राशियों वाले जो लोग होंगे, जिनका 2 6 10 में लगन या चंद्र लगन पड़ेगा, या उनका खुद का आत्मा कारक 2 6 10 में होगा। ठीक। वो लोग आपकी लाइफ में आप देखेंगे, जिन लोगों से आपको अचानक से फायदा हुआ है, उन लोगों की कुंडली में आपको ये दिखेगा कि उन लोगों का आत्मा कारक भी उसी ट्राइन में है, या उन लोगों का चंद्र लगन या लगन उसी ट्राइन में है जहां पे आपका आत्मा कारक बैठा हुआ है। जिनके साथ आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, आप देखें आपका आत्मा कारक, उनका आत्मा कारक मोस्ट प्रोबेबली सेम साइन में मिलेगा। सेम साइन में नहीं तो सेम एलिमेंट में मिलेगा। सो दिस इज फॉर आत्मा कारक। आत्मा कारक का ट्राइन जो होता है वो हमें बेनिफिट पहुंचाता है, और दर कारक का ट्राइन हमें उनको बेनिफिट देना होता है। सो यू कैन यूज इट, लाइक आपको किसी, आपने किसी को रखना है, जॉब देनी है, अपने काम पे रखना है, आप देखें कि आपका आत्मा कारक वाला जो ट्राइन है, वो एलिमेंट है, वो तीनों राशि है उसकी कुंडली में प्रोमिनेंट है, उसके चंद्र लगन में आ रही है, चंद्र लगन उन एलिमेंट की राशियों में पड़ रहा है, लगन आ रहा है, खास करके उसका आत्मा कारक है, चंद्र लगन आ रहा है, तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सिमिलरली किसी का, आपका दर कारक जहां पर भी है, सबसे कम डिग्री वाला प्लेनेट, राहु केतु को छोड़ दीजिए, सबसे कम डिग्री वाला प्लेनेट 7 में से जहां पर भी है आपका, उसके ट्राइन में अगर किसी का चंद्रमा या लगन आ रहा है, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी वो इंसान आपसे बहुत कुछ लेने वाला है। वो इंसान बार बार आपको कुछ ना कुछ लेने के लिए आएगा, वो पूछेगा, वो चीजें लेने के लिए आएगा कि मेरा ये काम कर दो, मुझे ये चाहिए। ठीक है। और आप मोस्ट केसेस में मना मना भी नहीं कर पाओगे। और जहां से आपको अचानक से फायदा होगा, उनकी कुंडली में आपको वही तीनों राशियां प्रोमिनेंट दिखेंगी जहां पर आपका आत्मा कारक है। नाउ अनदर थिंग इज, तो ऐसे हम लोगों के साथ मिलते हैं, उनके साथ बॉन्डिंग्स होती हैं, उनके साथ हमारे किस तरह के रिलेशंस हैं, और
किस तरह की एनर्जी, सेम एनर्जीज, ऑपोजिट एनर्जीज होती हैं। नाउ अनदर थिंग इज, आपका आत्मा कारक है। जेमिनाई में, ठीक, वायु तत्व की राशि में। और किसी का दर कारक आ गया, कहीं पे भी बैठ गया, 3 7 11 में ही, वायु तत्व की राशि में। तो ऐसे में क्या होगा? अब आपका आत्मा कारक उसका दर कारक बन गया, सेम एलिमेंट में, सेम तत्व में। तो आप उसको दोगे, आप उसके बेनिफिट्स करवाओगे, ठीक। अगर जल तत्व की राशि में मान लो, आपका उसका आत्मा कारक आ गया जल तत्व की राशि में 4 8 12 में। और 4 8 12 में ही आपका, ये अलग केस है, 4 8 12 में आपका दर कारक आ गया। तो आपको पता है कि आपका प्लेनेट कम डिग्री वाला है, आपको इसको फुलफिल करना है, तो आप उससे बेनिफिट्स लोगे। तो आत्मा कारक और एक का आत्मा कारक दूसरे का दर कारक सेम एलिमेंट में आ जाए, सेम त्रिकोण में आ जाए, सेम राशियों के त्रिकोण में आ जाए, तो ऐसे वर्क करता है। ठीक, जिसका ज्यादा होता है प्लेनेट, जिसने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया होता है पिछले जन्म में, वो दूसरे को देता है जिसने कम इन्वेस्ट किया है। आत्मा कारक वाला दर कारक वाले को देगा, उसकी हेल्प करेगा, उसको सर्व करेगा। इन दिस केस, आत्मा कारक विल सर्व दिस पर्सन हु हैज दर कारक इन सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट्री ट्राइन। तो दिस इज हाउ बॉन्डिंग्स वर्क। आप इवन ये भी देखेंगे, जिन लोगों से हम जब भी मिलते हैं उनकी और हमारी दशास भी मैच करती हैं। दशास उनकी और हमारी मैच करती हैं। पहले 3 लेवल की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, कहीं ना कहीं सेम चल रही होंगी, ठीक, या सेम राशियों में प्लैनेट्स बैठे होंगे जिनकी दशा चल रही होंगी जब हम किसी से मिले। ये 90% से ज्यादा केसेस में अभी तक ये वर्क करता है। ये 100% केसेस में करता है, जिनमें नहीं दिखा आपको 10% केसेस ऐसे हैं, मतलब उनमें आपको इजिली नहीं दिखेगा, लेकिन वर्क तो सब में करता है। अनदर थिंग, जो इस टाइम जो लोग इस टाइम वीडियो देख रहे हैं, इवन आई नो उनकी कुंडली में कैसे कॉम्बिनेशंस हैं। शनि और मंगल एक साथ मिलेंगे, या शनि मंगल का रिलेशन मिलेगा। शनि का लिंक होगा 6th हाउस से या वर्गो साइन से, और शुक्र का लिंक होगा 10th हाउस से या लगन से या कैप्रिकॉन से। और जुपिटर मोस्ट प्रोबेबली होगा 1 5 9 राशियों में या 1 5 9 हाउसेज में। और जुपिटर के साथ कहीं ना कहीं से राहु भी लिंक होगा। जुपिटर, जो लोग वीडियो देख रहे हैं मैक्सिमम लोगों का जुपिटर बहुत स्ट्रांग बैठा हुआ है, बिकॉज दैट्स व्हाई यू आर हियर वॉचिंग दिस। तो दिस इज हाउ रिलेशंस वर्क। एक एक पर्टिकुलर टाइप की एनर्जी एक जगह पर इकट्ठी होती है, एक पर्टिकुलर टाइप के बॉन्डिंग्स, एक पर्टिकुलर टाइप के बॉन्ड एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, ठीक, या बिल्कुल ऑपोजिट नेचर के कैसे वर्क करेंगे और सेम नेचर कैसे वर्क करेंगे, और जो लेने देने वाला केस है, ठीक, एक दूसरे को फुलफिल करना। अगर मान लो किसी का एक का आत्मा कारक दूसरे के दर कारक के उसमें आ जाए, और दूसरे का दर कारक पहले वाले के आत्मा कारक के उसमें आ जाए, ट्राइन में, वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, उनका रिलेशन बहुत अच्छा चलेगा। वो एग्जैक्टली लेने देने वाला कॉम्बिनेशन बन जाएगा, बैलेंस्ड रिलेशन बनेगा उनका। सो दिस इज ऑल अबाउट द बॉन्डिंग्स। इसमें आपको बहुत ही ज्यादा रेयर, जो जल्दी से रिवील होते नहीं है, वो पॉइंट्स आपको बताए हैं। आई होप आपको समझ आ गए होंगे।
It may seem new and difficult, but ये पॉइंट्स आपको सुनने को नहीं मिलेंगे जल्दी से. So this is all about the relations, how people are connected